हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस ले रखा है और 2023-24 की आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर अभी भी परेशान हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तैयारी कैसे हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हुए हैं और बिल्कुल सही वीडियो को आप देख भी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले आपको ये बता दें कि अगर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपको कवर अप करना है, तो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट्स है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस क्लास 11। और अगर हम सिलेबस को चेक करें, तो कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 यानी कि यूनिट 1 के अंदर में टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है और इस 40 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11 से पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार रिकैप करने की रिक्वायरमेंट है, अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं किया क्लास 11th के, तो आप किसी भी सूरत में कंप्यूटर साइंस में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर नहीं कर पाएँगे। और अगर आप चाहते हैं कि 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है आपको, तो आपको मेरे साथ लगा रहना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ रिवीज़न टॉपिक्स लेके आया हूँ क्लास 11th का। तो चलिए मैं आपको उसके रिवीजन टॉपिक्स की ओर लेके चलता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन चेंज कर लूँ। ठीक, एक बार मैं वेरीफ़ाई कर लेता हूँ कि स्क्रीन हमारा चेंज हो गया या नहीं। 1 मिनट। यस। तो यहाँ पे हम आपसे आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन टोकन्स के बारे में। हम यहाँ से आपके हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, इनपुट, आउटपुट, कमेंट्स, एक्सप्रेशंस एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल। दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो 20 मार्क्स लिखा हुआ है, ये 20 मार्क्स कवर्ड इन क्लास 11th के सिलेबस से आता है। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द हियर दिस यूनिट ओनली, कि जो आज हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ से 20 मार्क्स आएँगे। क्लास 11th के कंप्लीट सिलेबस को अगर आप कवर अप कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं इस वीडियो को, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है, वो टोटली फ्री है। बस आपको सब्सक्राइब करना है, व्यू करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पाइथन होता क्या है। So Python is a object-oriented programming language. It's an interpreted high-level language and very powerful programming language, which was developed by the Gudovan Roshams in 1991। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपको नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पाइथन को आप www.python.org से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कभी भी आप पाइथन में काम करते हैं, तो पाइथन में काम करते समय माय डियर फ्रेंड्स, आपको 2 मोड मिलता है काम करने का, एक इंटरैक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे आप कमांड राइट करते हैं और आपको आउटपुट इमीडिएट दिखा दिया जाता है। और स्क्रिप्ट मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे आप फाइल को सेव करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस। इसके बाद देखते हैं टोकन। सबसे इंडिविजुअल एंड बेसिक कंपोनेंट्स टोकन से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखना है यहाँ से। तो सबसे पहला बात करते हैं टोकन्स होता क्या है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज द टोकन। जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है प्रोग्राम को, उसे हम टोकन कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉजिकल यूनिट, इसे हम लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। टोकन्स टोटल 5 तरह के होते हैं, जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आइडेंटिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को जरा ध्यान समझिएगा। कीवर्ड होता क्या है? ऑल द रिजर्व वर्ड्स, all the predefined words which having some special meaning in the programming language, these are known as the keyword. Predefined words with a special meaning to the programming language, these reserve words for the special purpose and must not be used as a normal identifying name। एक खास तरीके के लिए यूज होगा, उसी काम के लिए यूज होगा, इसे हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं पाइथन 3.110 की बात करूं, तो ये फॉलोइंग कीवर्ड्स आपके हमारे कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है पाइथन के अंदर में। फॉल्स, नन, फॉल्स, असिंक, डेल, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, assert, async, await, break, class, continue, def, del, elif, ls, except, finally, for,
फ्रॉम ग्लोबल इफ इम्पोर्ट इन इज लैम्डा नॉन लोकल नॉट और पास रेज रिटर्न ट्राई वाइल विथ हेल्प। तो इतने तरह के कीवर्ड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स की मदद से आप कई तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि फॉल्स, नन एंड ट्रू ऐसे तीन कीवर्ड्स हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। अब पाइथन कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द वैलिड कीवर्ड्स, आइडेंटिफाई द इनवैलिड कीवर्ड्स, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? कहीं पे आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए कि 2 कीवर्ड का एग्जांपल दो। अब अगर मान लो कि आपने पाइथन इंस्टॉल किया है और अपने सिस्टम्स पे आप चेक करना चाहते हो कि आपके पास कीवर्ड क्या-क्या हैं, कैसे पता चलेंगे? हाउ टू प्रिंट द कीवर्ड इन पाइथन? तो इसके लिए आपको ये 2 कमांड लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी जो मोड जिस मोड में ये कमांड लिखा गया है, अगर इस मोड को मैं देखूँ, तो ये जो मोड है ये इंटरैक्टिव मोड है, क्योंकि इंटरैक्टिव मोड का आइडेंटिफिकेशन इस 3 एरो से हो जाता है जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ पे जब आप कमांड डालते हैं, एंटर दबाते हैं तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। जब आप प्रिंट कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट लिखेंगे, तो आपके सामने ये कीवर्ड का लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइडेंटिफायर्स होता क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स एक्सेट्रा। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको जो हम नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल नेम। समटाइम उसे वेरिएबल नेम कहते हैं। मोस्ट फॉर्मली हम वेरिएबल नेम के तौर पे आइडेंटिफायर को यूज करते हैं। Now the naming rules for the Python identifiers. क्या रूल्स हैं? वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन्स ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। लेटर्स का मतलब यहाँ पे आपके स्मॉल ए टू जेड की बात हो रही है और कैपिटल ए टू जेड की बात हो रही है। नंबर्स की बात करें तो 0 to 9 डिजिट सिंबल्स की बात हो रही है और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज, ये अभी मैंने पीछे कीवर्ड के डेफिनेशन में बोला था, इट कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर, कभी भी वेरिएबल का नाम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेस नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो नेम्स रिटन इन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आपके सामने मैंने कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स का एग्जांपल दिया है, जैसे नंबर, नंबर 1, अंडरस्कोर 1 नंबर। अब यही चीज अगर मैं यहाँ से अंडरस्कोर को मिस कर देता, हटा देता, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, कैन नॉट बिगिन विद द नंबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि स्पेस नॉट अलाउड। तो मैंने स्पेस के लिए क्या किया, अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पे। हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। इफ, इफ हमारा कीवर्ड भी होता है, बट क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स, नन। इस तीन को आप छोड़ देंगे तो ऑल कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है। व्हाइल में डब्ल्यू कैपिटल है, आपको लगेगा कि ये कीवर्ड है, बट क्योंकि ये कैपिटल है इसलिए ये कीवर्ड नहीं होगा। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस का मतलब हो गया अपर अल्फाबेट एंड लोअर अल्फाबेट, बोथ आर हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर। डियर फ्रेंड्स, इनवैलिड आइडेंटिफायर में जैसे कि ये 12 नम डिजिट से स्टार्ट हो गया, इसलिए इनवैलिड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया, इसलिए इनवैलिड है। इफ, क्योंकि कीवर्ड का इस्तेमाल हो गया, इसलिए इनवैलिड है। व्हाइल एक कीवर्ड है, इसलिए इनवैलिड है। सी डॉट आई डॉट स्पेशल सिंबल, डॉट का इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए ये कीवर्ड, ये आइडेंटिफायर क्या है, इनवैलिड है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आपको। और इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपको वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी तैयारी प्रॉपर करनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिटरल्स। लिटरल्स भी हमें याद रहने चाहिए। लिटरल्स के मतलब क्या होते हैं? वेरिएबल्स के जस्ट अपोजिट लिटरल्स होता है। लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ऐसे डेटा आइटम जिसकी वैल्यू फिक्स होते हैं उसे हम लिटरल्स कहते हैं। जैसे टाइप ऑफ लिटरल्स की हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, हमारे पास बुलियन लिटरल्स हैं और हमारे पास एक स्पेशल लिटरल्स हैं जिसे हम नल लिटरल्स के नाम से जानते हैं। आइए
सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में जानें कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स, आइदर सिंगल, डबल और ट्रिपल। पाइथन के अंदर में हम तीन तरह के कोट्स लिखते हैं। एक कोट्स जो सिंगल से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है, एक कोट्स जो डबल से स्टार्ट होकर डबल से क्लोज होता है। सिंगल के कोट्स को आप 3 टाइम्स अगर लिख देंगे तो इसी को हम ट्रिपल सिंगल कोट्स कहेंगे, और अगर हम डबल कोट्स को भी 3 टाइम्स लिख देंगे तो इसे हम ट्रिपल डबल कोट्स कहेंगे। तो पाइथन इस 4 तरह के कोट्स को आपको परमिट करता है कि आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं पाइथन के अंदर। इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब समझिएगा। आप सिंगल या डबल कोट्स के अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं, 5 2 ए बी डॉलर कुछ भी लिख दीजिए सिंगल और डबल कोट्स के अंदर में, तो ये क्या बनेगा? आपका स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, दो तरह के स्ट्रिंग हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर सिंगल लाइन के स्ट्रिंग की बात करें तो मस्ट टर्मिनेट्स इन अ वन लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग मस्ट टर्मिनेट्स इन अ वन लाइन, मीन्स क्लोजिंग कोट शुड बी इन द सेम लाइन। जैसे यहाँ पे मैंने अंजीब सिंह लिखा, नेम इक्वल टू, डबल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट से मैंने क्लोज भी कर दिया इसे, तो एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इट्स स्प्रेड अक्रॉस इन मल्टीपल लाइंस। यहाँ पे कई बार हम बैकस्लैश का भी यूज करते हैं, बैकस्लैश विथ सिंगल और डबल कोट्स। नो नीड टू यूज एनी बैकस्लैश विथ ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स के साथ हमें बैकस्लैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब सिंगल और डबल कोट्स के साथ आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, इन एक्चुअली वो होता नहीं है। बट अगर आप लिखना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको बैकस्लैश का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, डबल कोट से स्टार्ट किया, सरता विहार, न्यू दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसी एड्रेस को अगर मैं ट्रिपल कोट्स के साथ लिखना चाहता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया यहाँ भी और यहाँ भी, तो सरता बिहार, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे मैंने कोई स्लैश नहीं लगाया। बट यहाँ पे आपने एंटर की प्रेस किया होगा, और जब आपने एंटर की प्रेस किया तो इसकी जगह पे स्लैश एन आ गया होगा, और ये वाला कैरेक्टर काउंटेड नहीं होता है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें ये सरता बिहार न्यू दिल्ली एक लाइन में दिखाएगा जब आप इस एड्रेस को प्रिंट करोगे। लेकिन जब आप इस एड्रेस को प्रिंट करोगे तो ये सरता बिहार न्यू दिल्ली आपको 2 लाइन्स में दिखाएगा। तो एक्चुअली मल्टी स्ट्रिंग लिखने का तरीका यही होता है, इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। हम जब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं, और इन्हें हम नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स के लिए कहा जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। जैसे अगर आपने बैकस्लैश एंड न्यू लाइन इग्नोर करना है, मतलब आपने क्या किया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखा और आपने लिखा यहाँ पे सरिता बिहार, और अब आप चाहते हो कि अगला एड्रेस यहाँ आ जाए, तो आप बैकस्लैश लगा के एंटर की दबा दो, बैकस्लैश लगा के एंटर की, दिस इज द बैकस्लैश न्यू लाइन, और अब आप यहाँ पे लिख दो न्यू दिल्ली, तो ये क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, इस न्यू लाइन को इग्नोर कर देगा बैकस्लैश। लेकिन अगर यही चीज ट्रिपल कोट्स के अंदर होता, ये मैंने सिंगल कोट्स के अंदर दिखाया, अगर यही चीज मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर, और तब अगर मैं बैकस्लैश के साथ एंटर दबा दूंगा, तो ये बैकस्लैश भी काउंट होगा, ये न्यू लाइन भी काउंट होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, जनरली हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पाइथन के अंदर में बैकस्लैश इस बात के लिए भी यूज किया जाता है कि अगर कोई स्टेटमेंट आप टाइप कर रहे हो और वो एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो दूसरे लाइन में ले जाने के लिए भी हम बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं। बैकस्लैश to print the backslash, to print the single quote बैकस्लैश सिंगल quote, to print the double quotes बैकस्लैश डबल quote। स्काई बेल, नॉर्मली छोटे से स्पीकर होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, अगर आपको बेल आवाज सुननी है तो स्लैश के साथ ए, स्काई बैक स्पेस, फॉर्म फीड, न्यू लाइन। अब आप इसको देखो, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आप इसका ध्यान रखें, और एक इसका ध्यान रखें। ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है हॉरिजॉन्टल टैब की और न्यू लाइन की। दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन, दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन, तो आपको इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज। दिस कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, वो इंटीजर हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, एंड इट मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो ऐसे नंबर, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर मीन्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, डोंट यूज द डेसिमल पॉइंट हियर, डेसिमल फॉर्म
एन इंटीजर बिगिनिंग विथ डिजिट 1 टू 9। अब जो डेसिमल नंबर पाइथन में लिखा जाता है ना, वो हमेशा 1 से स्टार्ट, 0 से कभी स्टार्ट 05 आप पाइथन में एज़ अ डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 0 लिख दिया, तो पाइथन ये समझेगा कि यू वांट टू राइट ऑक्टल, यू वांट टू राइट हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आती है। ऑक्टल नंबर भी हम लिख सकते हैं, बट वो 0 ओ के साथ स्टार्ट होगा, हेक्साडेसिमल नंबर 0 एक्स के साथ स्टार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विथ डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शंस। जहाँ पे डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शंस की बात होती है, उसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0 पॉइंट माइनस 0.5, 1.698, माइनस 3.369.3690। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग नंबर को 0.17 e टू द पावर 5, 0.36 e टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ पे e का मतलब एक्सपोनेंट होता है, जो 10 के मल्टीपल्स में आता है। अगर हमने इस नंबर को साइंटिफिक नॉर्मल नोटेशन में लिखेंगे, तो 0.17 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। इस नंबर को लिखेंगे तो 0.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है इंटीजर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द a plus bj, where a and b are the floats and j represents -1, which is as imaginary number. a is a real and b is the imaginary number। तो फिजिक्स के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और आपने प्रैक्टिस किया होगा। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? Boolean literals in Python used to represent two Boolean values, either true and false। तो इसके लिए हम Boolean literals का इस्तेमाल करते हैं। Null literal is used to represent the absence of value, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर आप याद करें तो दैट इज द पास। और उसी तरह से एब्सेंस ऑफ वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? नन। और नन हमारा एक कीवर्ड भी है, ध्यान रखिएगा। ट्रू, फॉल्स एंड नन, ये तीनों के तीनों कीवर्ड भी होते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशंस और एक्शंस व्हेन अप्लाई टू द वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स कैन बी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। कई तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स आर symbols that are used in programming language to organize sentence structures like single quote, double quote, hash, open parenthesis, close parenthesis, open square bracket, close square bracket, open curly brackets, close curly brackets, at the rate, comma, semicolon, colon, है ना? So there are lots of punctuators are there। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पाइथन के बेसिक प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, अगर पाइथन प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं, तो हम पाइथन के प्रोग्राम में कमेंट्स लिखते हैं, हम कुछ फंक्शंस भी लिखते हैं हमें रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, तो आप फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम होता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कहीं हम इनलाइन कमेंट्स लिखते हैं, कहीं हम फुल लाइन कमेंट्स लिखते हैं, कहीं पे हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिखते हैं, कहीं पे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स के बारे में अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग वैल्यूज। वैल्यू को स्टोर करने के लिए या इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेम इक्वल टू रश्मि, एज इक्वल टू 18। जब आप लिखते हो नेम इक्वल टू रश्मि, तो नेम क्या करता है? रश्मि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, और नेम उसे क्या करेगा? रेफर करेगा, रेफरेंस लेगा। तो नेम के अंदर वैल्यू रश्मि नहीं है, नेम के अंदर में उस मेमोरी एड्रेस का लोकेशन आ जाता है, जिस मेमोरी लोकेशन पे ये रश्मि स्टोर हुआ होगा। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कोई एड्रेस असाइन कर दिया है। उसी तरीके से एज किसको रेफर कर रहा है? 18 को रेफर कर रहा है। डायनामिक टाइपिंग, पाइथन के अंदर में एक एडवांसमेंट है कि कोई भी वेरिएबल्स पाइथन के अंदर में किसी भी वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, किसी भी तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जो कि सी, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज में हमें देखने को नहीं मिलता था। ये फैसिलिटी हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, डायनामिक पॉइंट टाइपिंग क्या है? अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। जैसे अभी आप देख सकते हो, एन रश्मि को रेफर कर रहा है, उसी समय मैंने दे दिया एन 18। तो जब एन रश्मि को रेफर कर रहा था, तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू था, और उसके बाद जब आपने बोला एन रस 18, तो इसने रश्मि को रेफर करना बंद करके किसको रेफर करना स्टार्ट किया? इसने 18 को रेफर करना। इसे हम डायनामिक टाइपिंग, मल्टीपल असाइनमेंट।
कई बार क्या होता है कि एक ही वैल्यू आप अलग-अलग वेरिएबल्स को देना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो उसे हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि 10, 10 मुझे सी को भी देना है, बी को भी देना है और ए को भी देना है। मैं चाहे तो ऐसे लिख दूँ, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10। बट अपने टाइम को सेव करने के लिए मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स, कई बार हम इस तरीके से भी असाइन करते हैं, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। एक्चुअली इसे टपल्स अनपैकिंग और पैकिंग का कंसेप्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, a को क्या मिलेगा 10, b को क्या मिलेगा 20 और c को क्या मिलेगा 30। तो जिस ऑर्डर में वो आए उसी ऑर्डर में उन्हें वैल्यू असाइन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन के अंदर में आप इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे? जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपको इनपुट आउटपुट भी करना होता है। हमारे पास इनपुट के लिए इनपुट नाम का एक फंक्शंस है। दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है विच अलाउज यूजर टू इनपुट अ वैल्यू। वैल्यू इनपुट करने के लिए इनपुट, आप अगर कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं तो यू कैन राइट द मैसेज इनसाइड द सिंगल और डबल कोट्स एंड यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लिखना होगा जिसके अंदर में वो वैल्यू जाके इनपुट हो जाएगा, असाइन हो। इनपुट क्या करेगा? कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए ऑप्शन देगा और जब आप कुछ टाइप करोगे तो वो वैल्यू इस वेरिएबल को जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू को ही रिटर्न करता है। कुछ हमें, जब हम स्ट्रिंग वैल्यू हमें इनपुट में दिए जाते हैं तो हमें वैल्यू को ट्रांसलेट करना होता है, हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है। इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इंट फंक्शन जो वैल्यू को इंटीजर में ट्रांसलेट कर लेगा। अगर आपने यहाँ पे नंबर डलवाया और उससे पहले एक इंट स्टेटमेंट लगा दिया इस तरीके से, तो जो भी वैल्यू इनपुट फंक्शन देगा जो कि एक स्ट्रिंग में देगा, अगर आप 5 टाइप करोगे तो 5 आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। इस 5 को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कौन कर देगा? इंट फंक्शन, और x को इंटीजर वैल्यू मिलेगा। ठीक उसी तरीके से फ्लोट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द फ्लोट। ठीक उसी तरह से हमारे पास बुल टू कन्वर्ट द बुलियन वैल्यू टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अ बुलियन वैल्यू। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंटर इनपुट नेम किया, एंटर नेम अंजीब डाला। अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो ये अंजीब प्रिंट हो जा रहा है। अंजीब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शंस हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। लेकिन जब मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, एंटर ए नंबर। इनपुट तो यहाँ है, इनपुट से पहले मैंने इंट लगा दिया। तो अब ये 25 क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। नंबर होने का फ़ायदा क्या मिले कि आप इसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ फ्लोट लिखिए, इनपुट, एंटर अमाउंट और जो वैल्यू आप डालोगे, उसे वो फ्लोट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट आता है आउटपुट। आउटपुट के लिए हमारे पास कौन-सा फंक्शंस है? दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट। दिस इज़ आल्सो बिल्ट इन फंक्शंस व्हिच अलाउज यूजर टू सेंड आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर पे कोई आउटपुट दिखाना है, तो हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट के साथ कैसे यूज़ होता है? प्रिंट में आपको कोई भी वैल्यू दिखाना है, वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो सकते हैं। प्रिंट के अंदर 2 आर्गुमेंट यूज़ होता है, एक होता है स्टैक और एक होता है एंड। बाय डिफ़ॉल्ट एंड की वैल्यू जो होती है वो स्लैश एन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है? स्लैश एन। एंड बाय डिफ़ॉल्ट सैप की वैल्यू क्या होती है? स्पेस। सैप की वैल्यू क्या होती है? स्पेस। तो ये ध्यान रखना है। आप इसको चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो नेम। अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, हेलो भी और नेम भी। नेम की वैल्यू अंजीब थी, तो इसने क्या प्रिंट किया? हेलो अंजीब। प्रिंट हेलो कॉमा नेम। अब मैंने जैसा भी डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिखा है, सेम मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया और नेम की जगह पे अंजीब, क्योंकि अभी पीछे वाले स्लाइड्स पे मैंने आपको नेम की वैल्यू अंजीब दिखाई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे कॉमा यूज़ है, तो हेलो कॉमा नेम जब लिखा, तो ये कॉमा सेपरेटर को रिकॉग्नाइज़ करता है, तो जो भी सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग ये कॉमा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हेलो और अंजीब के बीच में स्पेस आ गया। यहाँ भी कॉमा था, तो यहाँ भी एक स्पेस आ गया। बट इस बार मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मुझे सेपरेटर की वैल्यू को चेंज करना होगा। तो मैंने लिखा हेलो कॉमा नेम सैप इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाल दिया। वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता था, वो मल्टी कैरेक्टर भी हो सकता था। तो मैंने लिखा हेलो अब जब मैंने हेलो कॉमा नाउ नेम लिखा और सैप इक्वल टू दिस, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। हेलो के बाद क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, तो इस कॉमा के जगह पे ये वाला सिंबल अपीयर हो रहा है। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे डॉलर सिंबल लगा दिया, नम कॉमा अमाउंट।
नम की वैल्यू 25 थी, अमाउंट की वैल्यू 2253.36 थी। तो देखो यहाँ पे सैप के कारण क्या हो गया, इनके बीच में हैश है। फिर मैंने लिखा प्रिंट नेम कॉमा नम कॉमा अमाउंट कॉमा सैप स्लैश एन से क्या हो जाएगा न्यू लाइन। तो देखो नेम अंजीब, अब कॉमा जहां पे है वहां पे स्लैश एन, तो कर्सर नीचे आ गया, न्यू लाइन हो गया। तो यहाँ पे नम की वैल्यू 25, फिर से कॉमा है, फिर से स्लैश एन, कर्सर नीचे आ गया, और फिर अमाउंट की वैल्यू 253.36 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहां देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो प्रिंट हाई। अब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट एंड की वैल्यू स्लैश एन होती है, तो इसलिए प्रिंट होने के बाद वो कर्सर को नीचे भेजता है। तो जब मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, तो हेलो के बाद कर्सर नीचे आके हाई जो है वो अगले लाइन पे प्रिंट हो रहा है। बट अगर मान लीजिए मैं इंड की वैल्यू को यहां चेंज कर दूंगा, अगर स्लैश एन की जगह पे मैं कुछ और दे दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंड में स्पेस खाली जगह दे दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसने क्या किया, अब ये स्लैश एन तो है नहीं यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक गलत सिंबल प्रिंट है, ये स्लैश एन होगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई स्लैश एन तो है नहीं, तो कर्सर क्या करेगा, जब ये प्रिंट हेलो को प्रिंट करेगा तो कर्सर यहीं रुक जाएगा, और जब अगला प्रिंट हाई प्रिंट करेगा तो इसी जगह पे कंटिन्यू प्रिंट कर देगा। अब देखिए जैसे मैंने इंड में यहाँ डॉलर लगा दिया, तो अब क्या है, हेलो डॉलर हाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं डेटा टाइप्स आर द मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। कुछ बिल्ट इन कोड डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो आइए जरा सा देखते हैं यहाँ पे कोड डेटा टाइप्स की बात करें, तो नंबर्स, नंबर्स के अंदर में हमारे पास इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, और फ्लोटिंग इंटीजर के अंदर में ही आ जाता है हमारा बूलियन। उसके बाद हमारे पास नॉन डेटा टाइप है। सिक्वेंशियल डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट आता है। एक हमारा सेट डेटा टाइप्स भी है, और हमारे पास एक मैपिंग डेटा टाइप भी है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। मैपिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू का कंसेप्ट होता है, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आइए समझते हैं नंबर डेटा टाइप के बारे में। नंबर डेटा टाइप पे सबसे पहला नंबर आता है इंटीजर का, जहाँ पे हम पाइथन के अंदर में दो तरह के इंटीजर लिख सकते हैं। एक इंटीजर जो कि साइन इंटीजर होगा, प्लस माइनस की बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा हमारा बुलियन इंटीजर्स होता है, जो ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स एंड ट्रू। बूलियन वैल्यू फॉल्स एंड ट्रू बिहेव्स लाइक अ 0 एंड 1। ध्यान रखिएगा, फॉल्स का मतलब 0 है और ट्रू का मतलब 1। इंटीजर्स को अगर हम पाइथन में लिखते हैं, तो मैंने अभी पीछे भी बताया था कि हम तीन तरह से इंटीजर लिख पाते हैं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल इंटीजर 1 टू 9 से किसी डिजिट से स्टार्ट होगा। ऑक्टल इंटीजर ओ और 0 और ओ से स्टार्ट होगा। हेक्साडेसिमल नंबर 0 और एक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एबीसीडी भी यूज होता है अप टू एफ तक के लिए। नंबर डेटा टाइप में भी हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग नंबर्स, तो इज यूज टू स्टोर द नंबर्स विद अ फ्रैक्शनल पार्ट एंड रिप्रेजेंटेड एज साइंटिफिक नोटेशंस और रियल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल में समझा दिया था। जैसे आप देखिए अमाउंट मैंने लिखा है, इसका टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप एक फंक्शन है, जिससे किसी भी वेरिएबल से आप ये पता कर सकते हो कि उस वेरिएबल के पास किस टाइप की वैल्यू का रेफरेंस है, जिसको वो लोकेट कर रहा है, वो वेरिएबल जिसको रेफरेंस कर रहा है, उसके अंदर में वैल्यू कैसा स्टोर किया गया है, ये आप टाइप से पता कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशंस में वैल्यू को स्टोर किया है। जब मैं इस टाइप की वैल्यू को, और देखो ये क्या वैल्यू मिला, मैंने 2.365 ई टू द पावर 10 लिखा था, इसने क्या किया, ई टू द पावर 10 का मतलब हो गया 10 टू द पावर 10, तो मतलब 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और यहाँ पे 0.3 डिजिट। तो ये इस तरह से देखो टोटल पॉइंट इसने हटा दिया, पॉइंट को रिड्यूस करके इधर ले आया, ये दिख रहा है आपको। तो मल्टीप्लाई करना था, ऊपर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट था यहाँ पे, है ना? तो ये 3 डिजिट से 10 को कैंसल कर दिया, मतलब डिवाइड 1000 ये हो जाएगा, तो 3 जीरो कैंसल हो गया, तो कितना बचा 7। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 जीरो आ गए। खैर, टाइप वैल्यू, अब हम इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो क्या मिला हमें, ये भी फ्लोट वैल्यू ही मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, पाइथन अलाउज टू प्रिंट द कॉम्प्लेक्स स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था पेयर्स ऑफ इमेजिनरी और रियल नंबर्स होते हैं, ये ए प्लस बीजे के फॉर्म में भी स्टोर होते हैं। इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेज पार्ट होता है, जो फ्लोट वैल्यू ही होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पाइथन के रियल और इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों ही वैल्यू, चाहे आप इंटीजर में वैल्यू, जैसे मैंने 5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, आई एम नॉट यूजिंग एनी पॉइंट, लेकिन जब मैं कोड डॉट रियल प्रिंट कर रहा हूँ रियल वैल्यू को देखने के लिए, तो 5.0 आ रहा है।
को डॉट इमेज को देख रहा हूँ तो 3.0 आ रहा है। को क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइप ऑफ को देखो, क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो रियल पार्ट के लिए डॉट रियल लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम डॉट इमेज लगा के हम प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स यानी कि ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स जहां पे होगा, ऑर्डर्ड का मतलब हो गया एक सीक्वेंस में अरेंज होगा वो, इंडेक्स्ड बाय द इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीन तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। स्ट्रिंग की बात कर ले, स्ट्रिंग अभी मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन के अंदर में स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस और प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड सिस्टम डिजाइन टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। जैसे कि आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर में एबीसी, डबल कोट्स के अंदर में आपने कुछ 1 2 3, डबल कोट्स के अंदर में आपने कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज कर लिए, डबल कोट्स में आपने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर लिए। अगर यहाँ पे डबल, ये गलत है, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, अगर यहाँ डबल कोट्स है तो यहाँ भी डबल कोट्स ही होगा, ठीक है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर्स कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। ये आपको ध्यान होगा क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है, इसे हम फॉरवर्ड इंडेक्स और बैकवर्ड इंडेक्स कहते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग टॉपिक के अंदर में। लिस्ट की बात कर ले, अभी जस्ट मैं इंट्रोड्यूस दे रहा हूं आपको, ये इसका डिटेल भी हमें रिवीजन करने। लिस्ट क्या होता है? सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कोई भी वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है कॉमा सेपरेटेड, तो समझ जाइएगा वो लिस्ट होता है। इसे भी हम इंडेक्स पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इसीलिए इसे हम ऑर्डर्ड डेटा आइटम्स कहते हैं। टपल्स, टपल्स भी क्या है हमारा? इट इज ऑल्सो द सीक्वेंस डेटा टाइप एंड इट इज ऑल्सो द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप जस्ट लाइक अ लिस्ट। बट डिफरेंस ये है कि ये डबल कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख के करली कर्व ब्रैकेट्स के अंदर में लिखे जाते हैं। जैसे कि देखिए कर्व ब्रैकेट्स के अंदर में कोई वैल्यू लिखा जाए उसे हम टपल्स कहते हैं। बट पाइथन में ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख दिया कुछ इस तरीके से, तो दिस इज ऑल्सो टपल, इसे भी हम टपल कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये लिख दिया 10 कॉमा और हम अगला वैल्यू नहीं भी देंगे, तब भी ये क्या बनेगा? ये बाय डिफॉल्ट टपल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन हैं तो पूछे जाते हैं। मैपिंग डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या आता है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखे जाते हैं और उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। टू कीज कैन नॉट बी, नो टू कीज कैन बी द सेम। डिक्शनरी के अंदर में टू की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट सेम कर भी दिया तो वो क्या करेगा, जो लास्ट वाला कीज आपने लिखा था डुप्लीकेट, वो उसकी वैल्यू को अपडेट मान लेगा, ठीक है? तो दिस इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। पाइथन्स के अंदर में डेटा टाइप्स हमने देखा टोटल 8 होते हैं और इनको हम कैटेगराइज करते हैं, तो ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल में आ जाते हैं। इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि पाइथन्स में जब कभी भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो किसी ना किसी वैल्यू का रेफरेंस रखता है। इम्यूटेबल टाइप्स उसे कहते हैं दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। वो इन प्लेस चेंज अलाउ नहीं करता है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ है और मैं इसको चाहता हूँ कि इसी जगह पे अपडेट हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इट्स ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू, वो हमेशा एक नया वैल्यू क्रिएट करेगा। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन-कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड टपल। इम्यूटेबल टाइप्स वेरिएबल्स नेम आर स्टोर्ड एज अ रेफरेंस टू द वैल्यू ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने पहले से कह रहा हूँ कि वेरिएबल नेम हमेशा रेफरेंस स्टोर करता है। इट्स टाइम व्हेन वी चेंज द वैल्यू, द वेरिएबल रेफरेंस मेमोरी एड्रेस गेट्स चेंज। जब भी आप वैल्यू चेंज करते हो, वो वेरिएबल नए लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देता है। सेम लोकेशन पे वैल्यू अपडेट नहीं हो पाता है क्योंकि वो इम्यूटेबल टाइप्स है। आईडी वेरिएबल, अगर आपको ये पता करना है कि भाई चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्या वो वेरिएबल किसी दूसरे लोकेशंस को रेफरेंस कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप आईडी फंक्शंस को यूज करें। आईडी के अंदर में वेरिएबल का नाम डालेंगे, आपको उसका मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस पता चल जाएगा जिस मेमोरी एड्रेस और लोकेशंस को वो पॉइंट कर रहा है। जैसे ये वेरिएबल 254, दिस इज अ इंटीजर डेटा टाइप। मैंने आईडी वेरिएबल किया, इसने बताया कि 254 कंप्यूटर की मेमोरी में इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे इस वैल्यू को स्टोर किया गया। वेरिएबल इज इक्वल टू 369, वेरिएबल का नाम तो सेम है और जब मैं आईडी वेरिएबल कर रहा हूं तो ये इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ से आगे देखो ये सारे यहाँ से आगे ये पूरा वैल्यू चेंज है। तो मतलब इट्स अ शोइंग द डिफरेंट, इट्स अ गिविंग द डिफरेंट लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेम अंजीब सिंह, मैंने अंजीब सिंह स्टोर किया, आईडी पता किया, नाउ इट इज शोइंग गिविंग द दिस मेमोरी एड्रेस, और मैंने नेम इक्वल टू www.anjeebsingacademy.com कर दिया, और अब मैं आईडी देख रहा हूँ, तो नाउ अगेन आई एम गेटिंग द डिफरेंट एड्रेस। तो इसका मतलब हो गया कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को आप इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। आइए अब हम बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में। इम्यूटेबल टाइप्स के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल्स क्रिएट किया, और अब मैं टपल्स की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। टपल्स की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये 0, 1, 2, मतलब जिस सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको 60 कर दो। बट आई एम गेटिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों? बिकॉज़ इट इज़ अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब मैं यहाँ पे लो बूलियन वैल्यू लिया, चॉइस ट्रू, आईडी ऑफ चॉइस देखा, देखो मेरे पास क्या आया। मैंने चॉइस को फॉल्स किया, आईडी ऑफ चॉइस देखा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। तो बोथ आर द डिफरेंट एड्रेस। चलिए बात कर ले म्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज इन प्लेस, कैन बी चेंज इन प्लेस, और उसका क्या था, कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस। कितने तरह के म्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं? इन पाइथन देयर आर 3 म्यूटेबल डाटा टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स। 3 होते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने लिस्ट को क्रिएट किया, यहां से मैं आईडी ऑफ लिस्ट पता कर रहा हूं, 5, 6, 7 सिमिलर टू टपल्स, बट लिस्ट ऑफ 1 मतलब दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2। इस पर्टिकुलर पोजीशंस की वैल्यू को मैं चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, कोई एरर भी नहीं आया। आईडी ऑफ लिस्ट कर रहा हूं, देखो लोकेशन सेम मिल रहा है, और जब लिस्ट को चेक कर रहा हूं तो वैल्यू चेंज हो ही गया है। उसी तरह से डिक्शनरी डेटा टाइप्स की हम बात करें कि डिक्शनरी भी हमारा म्यूटेबल है। 1 दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, कॉमा दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। हमने आईडी चेक किया, आईडी देख लो। हमने डिक्शनरी 2 यानी कि हम सेकंड वाले की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे केस सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ, टी कैपिटल में है, यहाँ पे टी को स्मॉल कर दिया। आईडी ऑफ डिक्शनरी चेक कर रहा हूँ, अभी भी वही वैल्यू है, और डिक्शनरी को चेक करो तो वैल्यू अपडेट हो चुका है। इसे ही क्या कहते हैं, इन प्लेस कहते हैं, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमें नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें ऑपरेटर्स एंड टाइप्स। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑपरेटर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पाइथन के अंदर में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जो आपका प्लस यूनिट, प्लस और माइनस, इसको यूनिरी यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव बताने के काम में आता है, एंड इट्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, so that's why dear friends this is called unary। बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पे लिख दिया गया, मतलब कि इट्स रिक्वायर्ड 2 ऑपरेंड। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पे हम ऑपरेटर को कैटेगराइज कर देते हैं। 1 ऑपरेंड जिसे चाहिए उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोल देते हैं डियर फ्रेंड्स, और जिसे एक से अधिक ऑपरेंड चाहिए, 2 चाहिए, उसे हम बाइनरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज द सबट्रैक्शंस, 9 - 3 6, प्रोडक्ट टू फाइंड द मल्टीप्लाई, डिवाइड टू गिव द क्वोशंट, एंड क्वोशंट इज ऑलवेज इन अ डेसिमल पॉइंट, क्वोशंट इज ऑलवेज इन अ फ्लोट वैल्यू। Float division, it's also give the quotients, but it is always in integer value, it is always in a integer value। अब जैसे 9 को आपने 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या मिला 1.5, 9 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ क्या मिला 1 ओनली, क्या मिला 1 ओनली। रिमाइंडर, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड एंड यू विल गेट द रिमाइंडर। 9 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। एक्सपोनेंट टू रेज टू द पावर ऑफ द अनदर नंबर, 3 टू द पावर 2, दिस इज 9, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो ये हमारा 256 कैसे होगा, ये ध्यान रखना है। ये हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है, एक्जीक्यूट द एक्सप्रेशंस राइट टू लेफ्ट। मतलब पहले 2 टू द पावर 3 को कैलकुलेट करेगा, और 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, और फिर 2 टू द पावर 8 को कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा 8, एंड 2 टू द पावर 8 का मतलब हो गया 256, क्योंकि 9 512 होता है, एंड 10 10 1024। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे, 13 एंड 5, a plus b 18, a minus b 8, a multiply b 65, a divide b 2.6, a divide b 2, a mod b 3। अब b 3 कैसे हो गया, तो 5 2 जा 10, तो 3 बचेगा। a रेज टू द पावर b यानी 13 रेज टू द पावर 5, ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जिसकी मदद से हम वैल्यू को असाइन करते हैं। असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, जैसे x को वैल्यू देना है 20, तो हमने x इक्वल टू 20 लिखा, a इक्वल टू 13 मतलब a की वैल्यू 13 हो गई, b इक्वल टू 5 मतलब b इक्वल टू 5 हो गई। इसके अलावा हमारे पास कुछ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, जैसे प्लस इक्वल। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ऐड एंड असाइन, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन।
अब यहाँ पे क्या करेगा एट द आर वैल्यू, आर वैल्यू किसको कहते हैं? असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है उसे हम आर वैल्यू कहते हैं। असाइनमेंट के लेफ्ट में साइड में जो लिखा जाता है उसे हम एल वैल्यू। Add the R value to the L value and assign result to the L value। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x 20 है, x प्लस इक्वल टू 30 आप लिख रहे हो तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू x प्लस 30, यानी कि x की वैल्यू में 30 को ऐड करो तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ x? 50। उसी तरह से माइनस में हो जाएगा x माइनस इक्वल टू 30 लिखा तो x इक्वल टू x माइनस 30, मल्टीप्लाई इक्वल टू में x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3, जैसे x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, x डिवाइड इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। तो सेम तरीके से ये सारा काम करता है। एक एग्जांपल मैंने दिया 13 और 5 a और b की वैल्यू है, a प्लस इक्वल टू b करता हूँ तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, a को प्रिंट करा रहा हूँ 18, a माइनस b कर रहा हूँ, 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो वापस a क्या आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 5 है। a मल्टीप्लाई तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 65। अब a की वैल्यू अभी क्या हो गई 65। अब 65 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा 13.0। 13 का हम एक्सपोनेंट निकालें तो क्या निकलेगा 3712 3,71,293 एंड 13 को अब यहाँ पे इसको अगर हम वापस 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 74258। तो आप देख सकते हो मॉडुलस में हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लें, हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर हैं। इक्वल टू की बात कर लेते हैं। तो चेक द इक्वलिटी, कंपेयर्स टू वैल्यूज फॉर द इक्वलिटी, रिटर्न्स ट्रू इफ दे आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। नॉट इक्वल टू, कंपेयर्स टू वैल्यूज फॉर द इनइक्वालिटी, रिटर्न्स ट्रू इफ दे आर नॉट इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लेस देन, compares two values and returns true if the first value is less than the second value, otherwise false. Greater than, compare two values, return true if the first value is greater than the second, otherwise false. Less than equal to, compare two values, return true if the first value is either less than or equal to the second, otherwise return false. Greater than equal to, greater than or equal to, compare two values, returns true if the first value is greater than और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए 5 इक्वल टू 9, फॉल्स, इक्वल नहीं है। 5 नॉट इक्वल टू 9, सही बात है, नॉट इक्वल है तो ट्रू। 9 इक्वल टू 9, ट्रू। 5 लेस देन 5, फॉल्स। 5 लेस देन 6, ट्रू। 5 ग्रेटर देन 5, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 4, ट्रू। 5 लेस देन इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज नॉट लेस देन, क्योंकि आपने जब लेस देन चेक किया था तो आपको फॉल्स मिला था। बट जब आप ट्रू के साथ लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं तो क्योंकि इक्वल टू में तो ये ट्रू ही आएगा, so that's why true, 5 greater than, so true। नेक्स्ट हम बात कर लें चेन कंपैरिजन ऑपरेशन। पाइथन में हमें एक फैसिलिटी मिलता है चेन कंपैरिजन का, जैसे 1 लेस देन 2 लेस देन 3, इसका मतलब है कि 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप मैथमेटिकली लिखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, पाइथन के पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट एंड और। नॉट क्या करता है, निगेट द कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कंबाइन टू कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू if both the conditions are true, that is the behavior of and, otherwise false. Combine two conditions and returns true if at least one of the condition is true, otherwise return false। मतलब और में कोई एक भी ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू आ रहा है, नॉट 5 ग्रेटर देन 4 कर दिया तो 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू था, अब नॉट क्या करेगा, निगेट कर देगा इसको। तो ट्रू को ये तो ट्रू दे रहा है तो यहाँ पे क्या बना, फॉल्स। 5 लेस देन 4 क्या है, फॉल्स। नॉट 5 लेस देन 4 कर दिया तो क्या बना, ट्रू बन गया। नेक्स्ट देखिए 5 ग्रेटर देन 6 एंड 7 लेस देन 4। तो 7 लेस देन 4 अगर मैं चेक कर रहा हूँ, 5 ग्रेटर देन 6 मैंने देखा तो ये क्या मिलेगा हमारा, 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स है और 7 लेस देन 4 क्या है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या बना, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स एंड 7 ग्रेटर देन 4 क्या है, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या बना, फॉल्स, क्योंकि इसने कहा कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए। ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों ही कंडीशन ट्रू मिलेगा। 5 लेस देन 6 ट्रू, 7 लेस देन 4 फॉल्स, तो फिर से फॉल्स। 5 लेस देन 6 ट्रू, 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू, तो ये हमें फाइनली क्या दिया, ट्रू वैल्यू दिया। और के केस में क्या होता है, और के केस में जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हमें फॉल्स मिल जाते हैं, अदरवाइज वो हमें ट्रू देता है। जैसे 5 ग्रेटर देन 6 क्या है, ट्रू है, बट 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 6 सॉरी फॉल्स है और ये ट्रू है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल गया क्योंकि एक भी ट्रू होना चाहिए था। यहाँ पे 5 लेस देन 6 ट्रू है बट 7 लेस देन 4 फॉल्स है, तो एक ट्रू है इसलिए ट्रू मिल गया और ये तो दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लें मेंबरशिप ऑपरेटर। कोई भी सीक्वेंस के अंदर में
कोई सीक्वेंस के अंदर में किसी वैल्यू को चेक करना हो, तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। 2 मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इन एंड नॉट इन। इन की बात करें, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन वैल्यू इज़ अवेलेबल इन द सीक्वेंस लाइक a string, tuples, list, dictionary. Otherwise return false. Returns true if the given value is not available, क्योंकि आपने not in पूछा है। ठीक है? तो आइए ज़रा सा इसको देख लें। जैसे नेम, गुड इवनिंग। अब मैंने पूछा कि क्या गुड इवनिंग में आई का इस्तेमाल है? आई इन नेम है? इसने बोला ट्रू, क्योंकि आई यहाँ पे दिख रहा है। आई नॉट इन नेम, नॉट मतलब क्या वो नहीं है? अरे नहीं, वो तो है। तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग फॉल्स। डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इससे पूछा कि टी इन नेम, तो देखो टी क्या इस नाम में दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो फॉल्स। टी नॉट इन नेम, तो क्या मिला हमें? ट्रू। लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर में कई वैल्यू हैं। मैंने पूछा 20 क्या इस लिस्ट में है क्या? तो नहीं दिख रहा है ना, तो फॉल्स आ गया। 50 लिस्ट में है क्या? ट्रू। 20 लिस्ट में नहीं है क्या? ट्रू। 75 लिस्ट में नहीं है क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 75 है यहाँ पे। उसी तरह से आप डिक्शनरी पे भी काम कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी मैंने क्रिएट किया 1 1 2 2। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब आप डिक्शनरी के साथ इन यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा की के ऊपर काम करता है बाय डिफ़ॉल्ट। वैल्यूज़ पे काम नहीं होता है। बताएँगे कि वैल्यूज़ पे भी काम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा टू इन डिक्शनरी, तो ये टू को एज़ अ की ढूँढ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे की को देखोगे, तो की आपके पास 1 है, 2 है और 3 है। ये तो वैल्यूज़ हैं। ये क्या है? वैल्यूज़। तो इसने बोला टू इन डिक्शनरी, आपको लगेगा अरे टू तो दिख रहा है, बट ये तो इन सर्कल वाले पे काम कर रहा है, ये तो की के पे ऊपर काम करेगा। तो इसने क्या दिया? फॉल्स। टू नॉट इन डिक्शनरी क्या देगा? ट्रू। लेकिन अगर उसी जगह पे हम वन इन डिक्शनरी पूछेंगे, जैसे वन हमारा की है, वन इन डिक्शनरी, तो हमें क्या मिला? ट्रू वैल्यू मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर इसलिए यूज होता है अगर आपको ये पता करना है कि क्या दो वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, दे बोथ आर पॉइंटिंग द सेम रेफरेंस। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी, देखो दो चीज है, एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर। ये इक्वलिटी कंपेयर करता है कि दो वैल्यू के पास दो वेरिएबल क्या इक्वल वैल्यू कंटेन कर रहा है। अगर इक्वल वैल्यू है तो इक्वलिटी, और अगर आइडेंटिटी मतलब एड्रेस के ऊपर काम करना है तो आइडेंटिटी इज रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड हैव द सेम आइडेंटिटी। ऑपरेंड का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, दैट इज द मेमोरी रेफरेंस, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इज नॉट, ध्यान रखिएगा, नॉट इज नहीं होता है, इज नॉट होता है। ठीक है, हम ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में भी इज के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद इज नहीं लगाते हैं, लेकिन इन के केस में ऐसा हो सकता है, इन एंड नॉट इन। returns true if the both operand have the same identity, that is the memory reference। have not the same identity, यहाँ पे सेम चाहिए, यहाँ पे नॉट सेम चाहिए। नॉट सेम का मतलब सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा हो। आइए जरा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम हेलो स्टूडेंट, नेम टू हेलो स्टूडेंट, वर्ड सेम है, सेंटेंस सेम है, बट जब मैं इस पे पूछता हूँ नेम इज नेम टू, तो क्या नेम और नेम टू दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? इसने बोला फॉल्स। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि क्या नेम और नेम टू की वैल्यू इक्वल है? वैल्यू, ध्यान रखिएगा, यहां मैं पूछ रहा हूं एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, और यहां पूछ रहा हूं मैं वैल्यू। तो इसने क्या बोला? ट्रू। नेम इज नॉट नेम टू। अब इज नॉट मतलब मैं एड्रेस पे काम कर रहा हूं कि क्या दोनों इक्वल नहीं है? हमने बोला, इसने बोला हाँ नहीं है। अब आइए जरा सा, अब मैं आईडी ऑफ नेम दिखाता हूं, क्या है? 67696। आईडी ऑफ नेम टू देखो 68184, मतलब डिफरेंस यहीं से हो जाएगा। 630, 630 तो जीरो तक सेम है, ठीक है। अब मैं नेम की वैल्यू दिखा दूं, हेलो स्टूडेंट, नेम टू की वैल्यू दिखा दूं, हेलो स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट आईडी एंड नॉट इज। बिटवाइज ऑपरेटर, जान लीजिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिटवाइज बिट ऑपरेशंस पे काम करता है। बिट टू बिट अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है पाइथन्स के अंदर में, तो स्मॉल एंड और पाइप ऑपरेटर और एक्सपोनेंट मतलब इसका एक्सऑर ऑपरेटर्स एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिट्स को इन्वर्ट। बिन फंक्शन, ध्यान रखिएगा, बिन फंक्शन पाइथन में होता है जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर रिटर्न कर देता है। किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप बिन का यूज करते हैं। यस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ऑपरेटर के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इवेलुएट द एक्सप्रेशन। तो उन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये रूल्स भी पता हो कि भाई प्रेसिडेंस का क्या सीक्वेंस है और ऑपरेटर्स का बिहेवियर क्या हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? पैरेंथेसिस का। लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? और का। क्या है ये? और का। और सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस पे है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? पैरेंथेसिस। उसके बाद नंबर आता है एक्सपोनेंशिएशन का, उसके बाद आता है बिटवाइज नॉर का, प्लस माइनस का हो जाएगा यूनियनरी प्लस, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन।
तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ आपको क्या याद रखना है। देखो आप इसको याद रखो, आप इसको याद रखो क्योंकि आपके काम की चीज़ है। आप इसको याद रखो, आप इसको याद करो, उसके बाद आप सीधा यहाँ आ जाओ, उसके बाद आप इसको याद करो और इसको याद इतनी चीज़ों को ध्यान में रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ध्यान में रखो, ठीक है? ये तो मैंने पूरा टेबल बना दिया कि हर चीज़ को बताने के लिए बट ये ध्यान रखना। तो अब एक चीज़ बताओ जब यहाँ पे ये मल्टीपल्स ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं, सब सेम प्रायोरिटी पे है, तो कैसे काम करोगे? तो व्हिच कम फर्स्ट, व्हिच सर्व फर्स्ट पहले आया है, उसे पहले सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन पे। मैं हर उस क्वेश्चन्स को टच करूँगा, जिस क्वेश्चन की मदद से आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होता है? वैलिड कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, तो वो आपका एक्सप्रेशंस होता है। जब भी आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे होते हो, तो वो आपका एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस अलग-अलग हो सकते हैं। 4 तरह के एक्सप्रेशंस मुझे देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं उनके बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जहाँ पे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ध्यान रखिएगा। नंबर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर यूज़ हो गया, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जहाँ पे आपने ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू का इस्तेमाल कर लिया, वो आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद अगर हम देखें लॉजिकल एक्सप्रेशंस, तो लॉजिकल ऑपरेशंस जहाँ पे आपने एंड का इस्तेमाल किया, और का इस्तेमाल किया, आपने नॉट का इस्तेमाल किया, वो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस जहाँ पे आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग जैसे हेलो प्लस अंजीव किया तो हेलो अंजीव हो गया, लाइक मल्टीप्लाई 3 तो लाइक 3 टाइम्स आ गया। तो ये हमारा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग क्या होता है? कई बार हमें डेटा टाइप्स को चेंज करते हो। वन डेटा टाइप्स को दूसरी डेटा टाइप में चेंज करना होता है, उसे हम टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहते हैं। 2 तरह के डियर फ्रेंड्स 2 तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब हो गया जहाँ पे आपने कहा है कि टाइप को चेंज करो। एज़ अ प्रोग्रामर आपने पाइथन्स को कमांड दिया यू सपोज़ टू चेंज द टाइप। याद कीजिए कि जब आप इनपुट यूज़ कर रहे थे, तो आपको पता था कि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करती है। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ ये स्टेटमेंट लगाया था, याद होगा? इसी तरह से आपने फ्लोट का इस्तेमाल किया था, इसी तरह से आपने बुल का इस्तेमाल किया था। तो ये जो काम आप कर रहे हो ना, दिस इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अब यहाँ देखिए अमाउंट की वैल्यू क्या है? फ्लोट। क्वांटिटी क्या है? इंटीजर। मैंने अमाउंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी मैंने अमाउंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? क्योंकि जब एक फ्लोट को इंटीजर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, तो रिज़ल्ट फ्लोट में आएगा। में आएगा? फ्लोट में आएगा। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट नेचर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं रिज़ल्ट मुझे इंटीजर में चाहिए। रिज़ल्ट किसमें चाहिए? इंटीजर में चाहिए। तो इंटीजर में जाके तो इसमें मैंने क्या किया, इन पूरे वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट कर टाइपकास्ट करने का जो तरीका होता है, वो होता है न्यू डेटा टाइप, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज़ पैरेंथेसिस। इसके अंदर में आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो। अच्छा इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप वेरिएबल डाल दो, वैल्यू डाल दो या कुछ भी लिख दो, कुछ तरह का फ़ॉर्मूला लगा दो, ये टाइपकास्ट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे टोटल प्रिंट किया, देखो 126 है और मैं टाइप ऑफ क्वांटिटी चेक कर रहा हूँ तो इंटीजर है, टाइप ऑफ टोटल चेक करूँगा तो वो भी इंटीजर मिलेगा मुझे, ठीक है? अब देखो ज़रा-सा यहाँ पे, मैंने एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लगाया, वैल्यू 10 ग्रेटर दैन 20 एंड 5 लेस दैन 10 एंड लगा हुआ है, 10 ग्रेटर दैन 20 क्या हो गया? फॉल्स, 5 लेस दैन 10 क्या हो गया? ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे? फॉल्स मिलेगा। तो वैल्यू की वैल्यू होगी फॉल्स। मैंने इसको बोला भाई इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो वो वैल्यू कहाँ मिल गया? 0 में कन्वर्ट हो गया? 0 में हो गया। मैंने पीछे बताया था कि बूलियंस ट्रू का मतलब 1 एंड बूलियन फॉल्स का मतलब 0। डियर फ्रेंड्स इन चीज़ों को याद रखना। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो होता है, इसे हम टाइप कोअर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप कोअर्शन भी कहते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को टाइप कास्टिंग जब यही काम ऑटोमैटिकली होने लगे, पाइथन खुद से कर दे आपके लिए टाइप का कन्वर्जन, तो उसे हम टाइप कोअर्शन कहेंगे या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे अब मैंने यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी किया, तो क्योंकि ये एक फ्लोट और एक इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट ऑटोमैटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ऑटोमैटिकली अब आप कह सकते हैं ना कि सर यहाँ पे तो फ्लोट और इंटीजर दोनों ही है, तो इंटीजर में ही हो जाता। नहीं, तो टाइप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ऑटोमैटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कंपेयर किया, तो वैल्यू ये एक इंटीजर था, एक इंटीजर था।
इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स, और मैं टाइप चेक कर रहा हूँ तो क्या मिला हमें। तो जब खुद से ही ऑटोमैटिकली कन्वर्जन हो, तो उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं, और जब अ, आप प्रेशर देके करवा रहे हो तो उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन अ पाइथन प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, प्रोग्राम के पर्पस को बताने के लिए, पर्पस ऑफ एक्सप्रेशंस, पर्पस ऑफ वेरिएबल्स, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक्स बताने के लिए। 2 तरह के कमेंट होते हैं, फुल लाइन या इनलाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर कमेंट है हैश सिंबल से, अगर आपने कुछ भी स्टार्ट कर दिया, तो वो फुल लाइन कमेंट होगा। स्टेटमेंट लिख के आगे जाके आपने कुछ लिख दिया, तो उसे हम इनलाइन कमेंट कहते हैं। कमेंट हमेशा हैश से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हैश के आगे आपने जो भी लगाया, उसको वो इग्नोर कर देगा। कभी-कभी हमें मल्टी लाइन कमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंगल ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट्स को यूज़ करके आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। दिस इज़ योर सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज़ योर मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है? आइए डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? जैसे हम इफ की बात करेंगे, इफ एल्स की बात करेंगे, इफ एल्स की बात करेंगे, नेस्टिंग इफ और स्टोरिंग कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझ, देखो 3 तरह के स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट, जहाँ पे होता है कि आपने प्रोग्राम जिस तरीके से लिखा बिल्कुल उसी तरीके से टॉप टू बॉटम वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, उसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है? कंपाउंड स्टेटमेंट्स उसे कहते हैं जहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, हेडर एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे कॉलन आता है और उसके नीचे कुछ इंडेंटेड टेक्स्ट लिखे जाते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पास। पास का इस्तेमाल होता है एम्पटी स्टेटमेंट। पास कब यूज होता है? जब सिंटैक्स कहता है कि भाई आपको स्टेटमेंट लिखना है और आपकी रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें नहीं लिखना है, तो ऐसे केस में हम एम्पटी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए अलाउस टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन के बेस पे आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे ये इफ स्टेटमेंट है, ये कंडीशन हो गया, ये कॉलन हो गया, और ये इंडेंटेड स्पेस टैब दबा के जो आपने लिखा, तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इफ। इसे हम बॉडी ऑफ इफ कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लो डायग्राम से कि ऊपर से आप आए, आपने कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने नंबर इनपुट किया, नंबर को मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया और मैंने चेक किया कि क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है। कैसे पता चलेगा? तो आई एम जस्ट चेकिंग द रिमाइंडर वैल्यू। मैंने उसके रिमाइंडर वैल्यू को कंपेयर किया, अगर है तो मैसेज आ जाएगा नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ 5। जो भी नंबर आपने दिया अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स इट इज द मल्टीपल्स ऑफ 5। पासवर्ड, मैंने पासवर्ड चेकिंग का प्रोग्राम बनाया। आपने यहाँ पे पासवर्ड इनपुट किया, पासवर्ड को वेरीफाई किया गया कि अगर पासवर्ड इक्वल टू abc@123 है, तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अदरवाइज़ कोई मैसेज नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोई मैसेज नहीं है। अब अदरवाइज़ के लिए हमारे पास क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड कंडीशन इज ट्रू, देन इट कैरीज आउट द स्टेटमेंट इंडेंटेड बिलो इफ। देखिए अगर कंडीशन फॉल्स होगा तब क्या होगा? तो वो एल्स के पास जाएगा। तब अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये काम होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब ये काम होगा। तो इसके लिए हमारे पास इफ के नीचे क्या लिखना होता है? एल्स लिखना। जैसे कि देख सकते हैं, इससे पहले फॉल्स में तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब फॉल्स में भी बॉडी ऑफ एल्स आ गई। मैं तो आ ही गया। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये काम होगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो ये काम करके बाहर निकल जाओ। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेट में मैंने वहीं पे नंबर परसेंट 5, अब मैंने यहाँ पे एल्स ऐड कर दिया। क्या हो गया? अब दोनों तरह के सिचुएशंस को आप टैकल कर रहे हो कि अगर ट्रू है तो ये मैसेज दिखाओ, फॉल्स है तो ये मैसेज। पासवर्ड में भी हो गया, पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल तो ठीक है, पासवर्ड सही डाला है तो, और नहीं तो मैसेज क्या आएगा? ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए इसका फ्लो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। नंबर इनपुट करवाया, चेक किया कि नंबर डिविजिबल है 5 से, इसने बोला ट्रू, तो प्रिंट नंबर इज मल्टीपल्स, अगर फॉल्स तो प्रिंट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5 एंड एट लास्ट स्टॉप। चलिए इसके बाद आप बात करते हैं इफ एलिफ और इफ एलिफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। कई बार क्या होते हैं कि हमें मल्टीपल कंडीशन चेक। इफ एल्स में क्या है कि माय डियर फ्रेंड्स यू कैन चेक ओनली टू सिचुएशन। आप दो ही सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हो, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन, मतलब या तो कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। बट कई बार क्या मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं जिसे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है।
हो सकता है कि आप चाहते हो कि भाई ये कंडीशन है तो ये काम करो, नहीं तो इस वाले को चेक करो, फिर ये काम करो, फिर इस वाले को चेक करो, ये काम। तो ऐसे कामों के लिए हमें इफ एल्स इफ की रिक्वायरमेंट। हम 2 तरह से इफ एल्स इफ लिख सकते हैं। एक इफ, एलिफ मतलब कंडीशन 1 चेक किया स्टेटमेंट, एल के साथ भी एल्स के साथ भी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया और स्टेटमेंट। दूसरा हो सकता है इफ का तो एल्स ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ आ जाना, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ आ जाना। यहाँ पे क्या था? अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ आएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होगा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया कि मैंने बोला पहला कंडीशन फॉल्स है, तो गो एंड चेक द सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन के साथ चले जाओ, डिफ़ॉल्ट काम करके आगे बढ़ जाओ। आइए एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा मुझे ये नेगेटिव, पॉज़िटिव और 0 आइडेंटिफ़ाई करना है कि नंबर नेगेटिव है, पॉज़िटिव है या कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला भाई एक नंबर इनपुट कीजिए, टाइप कास्ट किया, चेक किया, नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो नंबर पॉज़िटिव, नंबर लेस दैन 0 है तो नंबर नेगेटिव। नंबर कुछ भी नहीं है, ना तो ग्रेटर देन 0 है, ना तो लेस देन 0 है, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव दैट इज़ द 0। अब जैसे आपने यहाँ पे 0 डाला तो वैल्यू क्या आया? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आपने यहाँ पे 5 डाला, वैल्यू क्या आ गया? 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। आपने यहाँ पे 9 डाला, -9 -9 है, तो नंबर क्या आ गया? मैसेज क्या आ गया? -9 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब आइए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ग्रेड प्रिंटिंग का प्रोग्राम हो, आपने परसेंटेज मार्क्स डाला, उसे मैंने फ्लोट में टाइपकास्ट किया, फिर चेक किया कि परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट करो, परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो तो एंड लगा दिया, इट इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे देखो एलिफ लगा हुआ है, इफ के बाद एल इफ, एल्स नहीं है, एल्स पढ़ते तो इसको एल्सिफ ही है, बट इसको बोलते हैं एलिफ है और ये एलिफ लिखते भी हैं, ठीक है? एलिफ मल्टीपल कंडीशंस हो गए कि परसेंटेज इससे ज़्यादा या इससे कम हो तो सी ग्रेड है, अदरवाइज़ डी ग्रेड है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा और किसी ने 95 डाला तो परसेंटेज क्या आएगा? ए। और अगर आपने 55 डाला तो परसेंटेज क्या आएगा? बी। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को रन करा टाइप करके आप चेक कर लेना। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ के अंदर इफ। एक इफ कंडीशन है, इसके अंदर आपने दूसरा इफ एल्स लगा दिया, एल्स है, इसके अंदर आपने दूसरा इफ एल्स लगा दिया। तो इसे हम नेस्टेड इफ, कई बार ज़रूरी नहीं कि एल्स लगे, इफ के अंदर इफ लिख दो या इफ के अंदर इफ एल्स लिख दो तो वो नेस्टेड इफ। जैसे मैंने 3 नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाया। मैंने 3 नंबर इनपुट किया, टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में। पहला कंडीशन चेक किया, ट्रू हो जाए तो दूसरा भी चेक कर लो। अगर ट्रू हो जाए तो ये काम करके बाहर निकल जाओ, फॉल्स हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ आके ये काम कर लो। लेकिन अगर पहला वाला ही फॉल्स हो गया तो सीधा एल्स पे आओ, फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, ट्रू हो जाए तो ये काम कर लो, फॉल्स हो जाए तो ये काम कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए मैंने नंबर डाला 15, 12, 18 मैसेज क्या आ गया? 18 इज़ बिगर, इज़ बिगर। कैसे काम किया होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 18। अब पहला कंडीशन चेक किया ए ग्रेटर देन बी, 15 ग्रेटर देन 12 क्या मिलेगा? ट्रू। फिर ये यहाँ से अंदर आएगा। अब ये दूसरा कंडीशन चेक 15 ग्रेटर देन 18 तो ये क्या हो गया? फॉल्स और ये एल्स पे आ जाएगा और मैसेज क्या आएगा? 18 इज़, इस तरह से 18 इज़ बिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। स्टोरिंग कंडीशंस, पाइथन के अंदर में हम कंडीशन को स्टोर कर सकते हैं, हम कंडीशंस को एक नाम दे सकते हैं। नाम देने से क्या होता है कि कंडीशंस रिकॉग्नाइज़ हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए, इनपुट एंड नंबर, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन का नाम दिया बिग और यहाँ पे कंडीशन लिख दिया ए ग्रेटर देन। तो ये मतलब हो गया कि बिग के अंदर में ए ग्रेटर देन 5 कंडीशन स्टोर हो गया। एक्चुअली होता ये नहीं है, होता ये है, जब आप इस तरह का रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखते हो, तो ये इसको इवैल्यूएट कर लेता है और इवैल्यूएट करके इन द वेस ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू यहाँ पे बिग के अंदर स्टोर कर देता है। क्या स्टोर कर देता है? ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे इफ बिग लिखते हो, अब ये कंडीशन है, तो कहता क्या है कि अगर बिग की वैल्यू ट्रू होगी, तब तो ये ट्रू हो जाएगा और ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर बिग की वैल्यू फ़ॉल्स होगी, यहाँ से जो फ़ॉल्स अगर मिला होगा बिग को, क्योंकि नंबर आपने क्या इनपुट किया मुझे नहीं पता, तो उस केस में ये वाला मैसेज आपका प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले 25 डाला, तो अब ये कंडीशन चेक करेगा 25 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब यहाँ पे हो गया इफ ट्रू तो मैसेज क्योंकि बिग की वैल्यू तो ट्रू ही है, तो इसने प्रिंट कर दिया ए इज़ बिगर देन 5। नेक्स्ट टाइम सपोज़ करो आपने रन कराया, आपने यहाँ पे 4 डाला। अब ये क्या हो गया? अब ये फ़ॉल्स हो गया। 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो यहाँ पे फ़ॉल्स आ गया। अब ये तो पूछ रहा है इफ ट्रू, ये फ़ॉल्स है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फ़ॉल्स है, तो ये सीधा एल्स पे जाएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा और मैसेज क्या आएगा? ए इज़ नॉट बिगर देन 5। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए मैंने कंडीशन स्टोर किया 5 इक्वल टू 4।
अब 5 की वैल्यू इक्वल टू 4 है? नहीं है, तो क्या वैल्यू मिलेगा? फॉल्स, कंडीशन 1 यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। यहाँ पे देखो 6 ग्रेटर दैन 5 एंड 10 लेस दैन 15, 6 ग्रेटर दैन 5 क्या हो गया? ट्रू, 10 लेस दैन 15 क्या हो गया? ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू, ट्रू हो जाएगा। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है? कंडीशन 1 में क्या मिला? फॉल्स, और कंडीशन 2 की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब कभी भी आप कोई कंडीशन स्टोर करते हो किसी वेरिएबल में, जो कि सिर्फ पाइथन में अलाउड है, नॉट अलाउड इन एनी अदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है। आइए बात करते हैं लूपिंग एंड जंप स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको रेंज फंक्शन जानना है, फॉर लूप जानना है, व्हाइल लूप जानना है, जंप स्टेटमेंट जानना है और लूप एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको जानना है। रेंज फंक्शंस क्या होता है? रेंज फंक्शंस एक ऐसा फंक्शंस है जो सेट ऑफ वैल्यूज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन नंबर। डियर फ्रेंड्स, अगर रेंज की बात करें तो इसके 3 वैल्यू होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। सारे कॉमा सेपरेटेड होते हैं, जहाँ पे स्टार्ट एंड स्टेप ऑप्शनल होता है। आप नहीं भी देंगे तब भी काम कर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेंज 5 लिखा, तो रेंज 5 में ये 5 क्या है? तो ये 5 स्टॉप है। 5 क्या है? स्टॉप है। 5 इज़ नॉट द स्टार्ट एंड 5 इज़ नॉट द स्टेप। तो स्टार्ट क्या बनेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट 0 बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट क्या बना? 0। स्टॉप तो 5 था ही, और स्टेप क्या बनेगा? दिस इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट 1। ध्यान रखना है, स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या करेगा? ये वाला फंक्शन रेंज 5 0 से स्टॉप माइनस 1, 0 टू स्टॉप माइनस 1 इंक्रीमेंटेड बाय 1 एक सीक्वेंस जनरेट करेगा, 0 1 2 3। तो इससे एक कम रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, इससे एक कम रहेगा ये। अब स्टार्ट इक्वल टू 0, टॉप 5 एंड स्टेप 1, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब आपने रेंज 4 कॉमा 9 कहा, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 4, स्टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। यहाँ पे स्टार्ट क्या है? 4, स्टेप क्या है? स्टॉप, सॉरी इट्स नॉट अ स्टेप, इट्स अ स्टॉप। है स्टॉप, स्टॉप की वैल्यू क्या है? 9, और स्टेप की वैल्यू क्या होगी? तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका डिफ़ॉल्ट 1 होता है और इसका डिफ़ॉल्ट हमेशा 0, स्टार्ट एज़ पर द गिवन होता है, इसलिए इसको ऑप्शनल बताएँगे। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं रेंज 11,5। अब मैंने देखो 11,15,2 दिया। तो ये तो स्टार्ट है, ये स्टॉप है और ये स्टेप है। हो गया? स्टार्ट 11, स्टॉप 15, स्टेप 2। तो इंक्रीमेंटल्स क्या हो गया? 2 हो गया। तो एक ये 11 प्लस 2 क्या आएगा? 13, 13 प्लस 2 आएगा 15। अब क्योंकि 15 से तो नीचे ही रहना है, तो 15 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप नेगेटिव में भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमारा 20 स्टार्ट है, स्टॉप 11 है और स्टेप माइनस, यानी कि आप बैकवर्ड चलने लगे। क्या हो गया? 20, 20 माइनस 2, 18, 18 माइनस 2, 16 माइनस 2, 14 माइनस 2, 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन ये 10 यहाँ पे क्योंकि 11 है, ये लिमिट है, तो ये इसको स्टॉप कर देगा। तो हमारा 20, 18, 16, 14 एंड 12। आइए, हम फॉर लूप की बात, लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? व्हिच अलाउज द एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मोर देन वन टाइम। जब आपको एक से अधिक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी मिल जाए और टिल कंडीशन इज ट्रू, तो उसे हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लूप। 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप। लूप काम कैसे करता है? स्टार्ट, कंडीशन चेक करता है, ट्रू होता है तो बॉडी को एग्जीक्यूट करके वापस कंडीशन चेक आ जाता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है, बाहर निकल के एग्जिट यानी कि स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले फॉर लूप के बारे में बात कर लें। फॉर लूप को हम ऐसे प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस के लिए हम यूज करते हैं, स्पेशली यूज इसे काउंटर लूप भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द फाइनाइट लूप एंड इट इज आल्सो नोन एज द काउंटर लूप फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और स्टेटमेंट टू। जो भी स्टेटमेंट है वो इंडेंटेड होगा। ध्यान रखना है, फॉर के लास्ट में ये हेडर है फॉर का, यहाँ पे वेरिएबल आता है, यहाँ इन आता है, यहाँ सीक्वेंस आता है और यहाँ पे कॉलन आता है। तो फॉर में ऐसा ही होता है। अगर सीक्वेंस की जगह पे आप रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा फॉर ch इन अंजीब। अंजीब क्या है? एक स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या करेगा? वन बाय वन कैरेक्टर ch को प्रोवाइड करेगा। प्रिंट ch, तो पहली बार ch में क्या प्रिंट होगा? a। फिर ch की अब यहाँ पे a को प्रिंट करने के बाद एंड में क्या है? माइनस, तो a के बाद माइनस आ गया। फिर ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए अब ch की वैल्यू हो जाएगी n, तो ये n को प्रिंट करके माइनस प्रिंट कर देगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए j प्रिंट करके माइनस, फिर e, फिर e, फिर v, और लास्ट में v के बाद भी इसने माइनस को प्रिंट करना है। इससे क्या पता कि ये आपने तो बोला ch के बाद एंड में माइनस, क्योंकि प्रिंट एवरी टाइम्स इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसी प्रिंट को मैंने अंजीब को मैंने रिवर्स में प्रिंट करना है। मैंने स्लाइसिंग का कांसेप्ट यूज़ किया क्योंकि आप जान रहे हो इन चीज़ों को, रिवीजन चल रहा है इसलिए मैंने बताया इसे। बाकी ये कांसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रिंग टॉपिक जब डिस्कस होगा। ch इन अंजीब यहाँ पे मैंने स्लाइस में रिवर्स कर दिया इस पूरी डाटा को। तो ch को पहले क्या मिलेगा? v,
फिर क्या मिलेगा ई, फिर क्या अच्छा यहाँ पे मैंने एंड इस्तेमाल नहीं किया है, तो देखो हमेशा हर एक कैरेक्टर क्या हो रहा है, न्यू लाइन पे जा रहा है। आप देख सकते हो सारे आउटपुट न्यू लाइन पे रिवर्स ऑर्डर में मिल रहे हैं। हम इस तरह से कुछ सीक्वेंस भी दे सकते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया, मुझे मान लो सम ऑफ नंबर्स करने हैं, तो नंबर्स आर तो यहाँ पे 10, 15, 20 ये क्या है हमारा लिस्ट है, दिस इज़ द सीक्वेंस। तो नम की वैल्यू पहले 10 होगी, फिर नम की वैल्यू 15 होगी, फिर नम की वैल्यू 20 होगी और नम की वैल्यू जब 10 होगी, पहले नम की वैल्यू को 10 देते हैं। तो ये क्या करेगा 10 को प्रिंट करेगा और स्पेस दे देगा। 10 प्रिंट होके नंबर्स आर तो पहले ही प्रिंट हो गया था, 10 प्रिंट करके स्पेस दे दिया। सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम की वैल्यू 0 थी, तो 0 में 10 को ऐड करके 10 बना देगा। फिर यहाँ आएगा, नेक्स्ट लूप, अगली वैल्यू नम को क्या मिलेगा 15, ये 15 को प्रिंट करेगा, स्पेस देगा, 10 प्लस 15 करके यहाँ पे 25, अगली वैल्यू क्या आएगी 20, 20 प्रिंट हो गया, 25 प्लस 20 45 हो जाएगा इस लाइन के कारण, फिर 30 हो जाएगा, तो 30 प्रिंट कर दिया और 30 को इसमें जोड़ेगा तो 75 और फाइनली आउटपुट लूप से आप बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ सीक्वेंस हो चुका है, 30 तक आप जा चुके हैं, अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो एंड ऑफ सीक्वेंस होते ही आप सम ऑफ नंबर्स जब प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा ये 75। फॉर लूप जो रेंज के बेस पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है? उसमें वेरिएबल इन रेंज आ जाएगा क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस जनरेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? एन इन रेंज 5 कर दिया, तो 0 टू 4 तक का नंबर मिलेगा और देखो 0 टू 4 तक के नंबर को प्रिंट कर ठीक है? नेक्स्ट देखो 4, 9 दे दिया, तो 4 टू 9 तक का नंबर यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 प्रिंट करेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारा 1 होता है। नेक्स्ट देखो 11, 15 यहाँ पे 2 का गैप आ गया तो 11 और 13 प्रिंट कर रहा है ये, न्यू लाइन में क्योंकि हमने यहाँ पे कोई यहाँ तो एंड यूज़ किया, यहाँ एंड यूज़ किया, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, यहाँ भी एंड है, तो देखो रिवर्स ऑर्डर में इसने 10 से 1 तक क्या किया, प्रिंट करा। तो इस तरह से आप फॉर लूप में रेंज का भी इस्तेमाल लूपिंग स्टेटमेंट अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में, इसे हम कंडीशनल लूप कहते हैं। मतलब अगर किसी खास कंडीशंस के बेस पे आपको कुछ एग्जीक्यूशन कराना है, देखो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए तो आपके पास फॉर लूप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप कुछ ऐसा लूप लिखना चाहते हो जहाँ पे कंडीशन चेक हो, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल कंडीशनल एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट टू रिपीट। एग्जांपल्स है n इक्वल टू 1 व्हाइल n लेस देन 10 प्रिंट n एंड n इक्वल टू n प्लस 1। ये इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन चेक करो, जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा और इस दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट 10 टाइम्स के लिए लूप चलेगा, 9 टाइम्स के लिए क्योंकि 1 से लेस देन 10 तक चलना है, तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू ये आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे देखो व्हाइल n इक्वल टू 10। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी देखो ट्रू वैल्यू एक होता है ट्रू और एक होता है ट्रुथ वैल्यू। ध्यान रखना, जितने भी नंबर्स हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट द ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ के जितने भी ज़ीरो का ट्रुथ वैल्यू फ़ॉल्स होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग का ट्रू वैल्यू मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, ये क्या है? फ़ॉल्स है। 0.0 का ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? फ़ॉल्स। तो जब आप इस तरीके से कुछ लगा देते हो व्हाइल एंड यहाँ तो आपने कंडीशन लगाया, अब कंडीशन से क्या होगा बूलियन वैल्यू निकल के आएगा, ट्रू या फ़ॉल्स। लेकिन डियर फ्रेंड्स जब आप इस तरीके से लिख देते हो तो ये क्या करता है, इसकी वैल्यू को चेक करता है कि उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा तो ये ट्रू काउंट करेगा और काम करेगा। अब मैंने क्या किया n इक्वल टू n-1 तो ऑटोमेटिकली ये जो कंडीशंस है ये तब तक काम कर रहा है जब तक n की वैल्यू मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो n ग्रेटर देन 0। n जैसे ही 0 होगा क्योंकि आप n को वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हो, ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगा। देखो 10 से लेके 1 तक इसने प्रिंट किया और क्योंकि एंड में आपने हैश दिया था तो इन बिटवीन हैश प्रिंट हो रहा है। जंप स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द लूप टू जंप द कंट्रोल्स फ्रॉम वन लोकेशंस टू द अनदर। अब लूप के अंदर हो रहा है तो लूप के अंदर ही जंप होगा, तो 2 तरह का जंपिंग होता है, या तो लूप से बाहर चला जाएगा या लूप के बिगिनिंग में आ जाएगा। लूप के बाहर भेजने के लिए हमारे पास ब्रेक होता है। ब्रेक कह सकते हो कि लूप को टर्मिनेट्स करने के काम में आता है। कंट्रोल को आउटसाइड द लूप जंप कर देता है और जितने भी स्टेटमेंट उसके बाद लिखे होते हैं ना उसका एग्जीक्यूशन स्किप कर जाता है। ठीक है? आफ्टर स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर द ब्रेक इनसाइड द लूप जैसे स्टेटमेंट 1 कंडीशन ब्रेक। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रेक रन करेगा, तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी रहता है। आप फॉर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप व्हाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक व्हाइल ट्रू लूप बना दिया, इसे हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो ऐसे लूप के लिए हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बोला भाई कि आप क्या करो नंबर डालो, तब तक नंबर जब तक आपकी इच्छा आप नंबर डालते रहो, ये सम करता जाएगा। जब आपको लगे कि नहीं प्रोग्राम को एंड करना है तो 99 डाल दें। ठीक?
इसने क्या किया चेक किया, आपने नम डाला, इसने नम की वैल्यू को चेक किया, कि अगर नम 99 है ना, तो ब्रेक कर देना, लूप से बाहर आ जाना, ठीक? अदरवाइज़ क्या करना, सम में नम को ऐड करते जाओ, सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस पहला वैल्यू, फिर पहले वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू, फिर दोनों का रिज़ल्ट प्लस तीसरा वैल्यू, प्लस तीनों का रिज़ल्ट प्लस चौथा वैल्यू, ऐसे करके ये काम करता जाएगा और एक समय जब आप 99 डालोगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे देखो, मैंने पहले 5 डाला नम में, तो सम की वैल्यू 5 हो गई। फिर आपने 4 डाला, तो 5 प्लस 4 सम की वैल्यू 9 हो गई। फिर आपने 3 डाला, 9 प्लस 3 12 हो गई। अब आपने 99 डाला, तो ये वाला कंडीशन काम करेगा। लूप से बाहर, तो ये तो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा। सीधा यहाँ आ गया, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स। क्या प्रिंट कर दिया? 12 प्रिंट कर दिया, क्योंकि सम की वैल्यू 12 हो चुकी थी। नेक्स्ट देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा है ए इन रेंज 11 टू 25 3 और ए की वैल्यू जैसे ही 15 से ज़्यादा हो ना, ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे रेंज पहले देखते हैं, 11, 25, 3 का मतलब हो गया 11, 14, 17, 20, 23 यहाँ तक जाएगा ये। अब ए की वैल्यू पहले तो 11 होगी, इसने 11 को प्रिंट कर दिया क्योंकि ये कंडीशन तो फ़ॉल्स है, ब्रेक तो होना नहीं है। ए की वैल्यू 14 होगी, फिर इसने 14 को प्रिंट करेगा, कंडीशन अभी फ़ॉल्स। अब ए की वैल्यू 17 होगी, जैसे ही ए की वैल्यू 17 हुई, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होते ब्रेक, ब्रेक ने कहा बेटा चलो बाहर, इसने इसको बाहर लेके आ गया, सीधा बाहर लेके आ गया। तो हमारे पास आउटपुट क्या मिला? आउटपुट चेक कर लेते हैं 11 एंड इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यू। मैंने बताया था 2 तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, एक जो लूप से बाहर निकालता है और एक जो लूप के अंदर बिगिनिंग पे ले जाता है। तो कंटिन्यू क्या करता है? ये भी वही काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट्स एंड कॉजेस द नेक्स्ट इटरेशंस टू द लूप टू टेक प्लेस। तब ये क्या करेगा कि कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लूप पे लेके जाएगा। ठीक है? अब बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप मतलब स्किप कर देगा, कहेगा भई अगला इटरेशन स्टार्ट करो, अब कंटिन्यू मिल गया मतलब मैं आगे वाला को चेक नहीं करूँगा, मैं सीधा बिगिनिंग पे जाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसे यहाँ पे जब कंटिन्यू मिला तो ये सीधा इसको यहाँ लेके आएगा। यहाँ कंटिन्यू मिलेगा ये सीधा इसको यहाँ लेके आएगा। तो इन स्टेटमेंट को क्या करेगा स्किप करेगा। अच्छा ये कंडीशनल कंटिन्यू मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी कंटिन्यू काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला नम 0 नम लेस देन इक्वल टू 10 नम इक्वल टू नम प्लस 1 नम परसेंट 2 इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू कर जाओ। मतलब यहाँ आ जाओ। देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इसने क्या किया मैंने 0 से स्टार्ट किया नम को, इसने सारे इवन नंबर को स्किप कर दिया यहाँ पे। देखो इवन नंबर आपको एक भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि नम को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि इवन नंबर हो तो कंटिन्यू कर जाओ। जो ही नहीं है उसको प्रिंट करने का, प्रिंट ही मत करो, उसके नीचे जाओ ही नहीं। ठीक है? आप इस एल्स के बिना भी इसको लिख सकते हो, तब भी ये वैसे ही काम करेगा। सेम आउटपुट आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक? अब यहाँ देखो, इफ नम इन रेंज दिस 1, 10 नम डिवाइडेड है 3 से, तो क्या करो कंटिन्यू कर जाओ। तो 3 वाले नंबर देखो 1, 5, 7 यहाँ कि 1 में 2 है तो 1 प्लस 2 तो 1, 3 फिर 5, 7, 9 यहाँ तक आता है। तो ये देखो 3 से डिविजिबल वाले नंबर यहाँ पे हमें नहीं दिए जाते। ठीक है? लूपेल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। लूपेल्स क्या होता है? लूपेल्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको पाइथन के अंदर में ना एल्स हम लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका काम होता है कि जब लूप नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा हो तो लास्ट में एक टचअप देते हुए जाओ। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट में आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो जब आप लूप से बाहर निकल रहे हो। तो उसके लिए लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होता है। बट ध्यान रखना है, लूप का टर्मिनेशन नॉर्मल होना चाहिए। अगर लूप एबनॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है यानी कि ब्रेक ने उसको तोड़ दिया, ब्रेक के कारण वो टूटा, लूप टर्मिनेट हुआ, तो ऐसे केस में वो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। The else clause of Python loops execute when the loop terminates normally. Dear friends, not when the break statement terminates loop. जैसे ये else while के नीचे है, ये else और के नीचे है। तो जब ये नॉर्मली अपना पूरा काम करके बाहर जाता हुआ रहेगा, तो else पे आके इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। else पे आके इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0, while n लेस देन 5, s इक्वल टू s प्लस 1, n इक्वल टू n प्लस 1 और else में लिख दिया सम और प्रिंट एंड। इसके आउटपुट को देखो। इसने क्या किया सम प्रिंट किया और लास्ट में एंड को भी प्रिंट किया। ठीक है? एंड तो लूप से बाहर है, ये ध्यान रखना है, एंड लूप से बाहर है और प्रिंट सम जो है वो एल्स के अंदर में है और ये तभी प्रिंट होगा जब ये लूप टर्मिनेट होके बाहर जा रहा हो। ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लगा दिया, सेम कोड है, मैंने क्या लगा दिया? ब्रेक। मैंने बोला भाई जब n की वैल्यू 3 हो जाए ना तो ब्रेक कर देना, क्योंकि n की वैल्यू तो आप देखो स्टार्टिंग में n की वैल्यू 1 था और आप n+1 कर रहे हो तो फिर 2 हो जाएगा, यहाँ भी n+1 कर रहे हो 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू जब यहाँ पे आएगा कंडीशन ट्रू मिलेगा, फिर n+1 3 हो जाएगा।
3 के बाद जब ये यहाँ आएगा तो कंडीशन तो ट्रू मिलेगा इसको। ऐड भी कर लेगा, मतलब 1 + 2 + 3 हो जाएगा, लेकिन एन 3 है तो ब्रेक हो जाएगा, तो लूप से बाहर। अब लूप से बाहर आने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला लाइन जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी काम करता है जब लूप नॉर्मल टर्मिनेट होता है। तो फोर्सली टर्मिनेट कर देता है, तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसके आउटपुट में सिर्फ एंड आ रहा है। तो आउटपुट में क्या आएगा? सिर्फ एंड आएगा, जबकि पीछे वाले में क्या था? सम भी आया और एंड भी आया। नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? कई बार हमें लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना होता है, तो एक लूप रिटन इनसाइड द अनदर लूप उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जो लूप बाहर होता है उसे आउटर कहते हैं और जो उसके अंदर लिखा जाता है उसे इनर लूप कहते हैं। तो इनर लूप मस्ट टर्मिनेट्स बिफोर द आउटर लूप। ठीक है? इनर लूप टर्मिनेट करेगा तो आउटर लूप। कैसे लिखते हैं? जैसे एक व्हाइल लूप है, स्टेटमेंट इसके अंदर में दूसरा व्हाइल लगा दिए। फॉर लूप है, यहाँ पे एक दूसरा फॉर लूप लिख दिए। तो दिस इज़ द नेस्टेड लूप। एग्ज़ाम्पल देखो, मैंने एक फॉर लूप का एग्ज़ाम्पल दिया है। स्टार प्रिंट करने का, पैटर्न प्रिंटिंग का काम हम करते हैं इसके थ्रू। तो ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर ए इन रेंज 5, फॉर बी इन रेंज a+1 प्रिंट दिस, तो स्टार प्रिंटिंग। तो ये क्या हो रहा है? नेस्टेड लूप हो रहा है। ए के हर एक वैल्यू के लिए बी उतने टाइम से एग्जीक्यूट करा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है? कि बाहर वाला लूप 5 टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप मान लो हर एक बार 4 बार चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? तो 5 मल्टीप्लाई 4, देखिए 20 टाइम्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आपको स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी के बारे में बताएँगे। उसके बाद का जो सेशन होगा, जो वीडियो होगा, उसमें मैं उन सारे क्वेश्चन्स को डिस्कस करूँगा आपके साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं या पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज़। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।